थैंक यू मैम। सभी को नमस्ते। और पद्मा जी, आरती, पल्लवी ज्वाइन हुए तो हम लोग इतने खुश हो गए हैं। आज मधुलिन जी जो हर समय ही सारे सेशंस में इतने अच्छे अच्छे कमेंट देती हैं, अटेंड करती हैं। मधुलिन जी जो कि भुवनेश्वर में रहती है और स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर हैं और एक टीचर है, होम मेकर है और कई सारे बच्चों को साथ में पढ़ाती हैं। तो आज वो हमें रिश्तेदारों कैसे हम किसके साथ कैसे बिहेव करेंगे, बस इतना ही मुझे पता है। रिश्तेदारी यानी कि रिलेशनशिप, भागीदारी, पार्टनरशिप, इसके बारे में बताने वाली है। तो आज स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में वेंधलिन का बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम। सभी मास्टर्स को मेरा आत्मबंधन, मेरे सभी गुरुओं को मेरा हृदय से कोटि कोटि नमन। और अब मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी अनुराधा मैम को, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं यहाँ पर आकर कुछ बोल सकूं। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप। ये बहुत ही आजकल जैसे चल रहा है, सब लोग फियर में या इनसिक्योरिटी में हम अपना रिलेशनशिप बिता रहे हैं। डर लगा रहता है हमेशा कि हमारा ये रिश्ता आगे चलेगा कि नहीं, और ये टिकेगा भी कि नहीं। हमें सिक्योरिटी नाम की चीज वो कम हो गई है हमारे रिलेशनशिप में। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि हमारा ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए। इस डर में हमें हमेशा रहना पड़ता है। और हमारे अंदर अगर कोई ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार जैसे चीजें आ जाती हैं तो वो रिलेशन को हम रख नहीं पाते हैं, वो आगे जाके टूट ही जाता है। और ईगो इसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है कि अगर हमारे अंदर ईगो आ जाता है तो हमारा वो रिश्ता बहुत ही आसानी से टूट जाता है। हम उसको रख नहीं पाते, संभाल नहीं पाते। किसी भी रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान होता है, एक भी मिनट नहीं लगता। छोटी छोटी बातों को हम दिल पे लगा के उसको बड़ा बना के उसको इतना बड़ा बना देते कि उससे इतनी दूरी बढ़ जाती है, हम उसको संभाल नहीं पाते और वो रिश्ता हमारे हाथ से छूट जाता है। लेकिन उसी रिश्ते को अगर हमें संभाल के रखना पड़े तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कोशिश करना पड़ेगा, बहुत ट्राई करना पड़ेगा। आजकल देख लीजिए डिवोर्स केसेस कितना बढ़ गए हैं, क्योंकि वो समझदारी नहीं रही दोनों को अंडरस्टैंडिंग बीच में। और इतना उसी के लिए हमें कुछ पॉइंटर्स हैं हमारे जिंदगी में, अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने रिलेशनशिप को बचा भी सकते हैं टूटने से, और संभाल कर आगे भी लेके जा सकते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ मैम। रिलेशनशिप, तो इसके बारे में, पॉइंटर्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पास कितने टाइप के रिलेशनशिप हैं। तो पहले हम उनके बारे में जानेंगे कि हमारे पास कितने टाइप का रिलेशनशिप हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के रिलेशनशिप हैं। उसमें से सबसे पहला है एनमी। हम एनमी किसको मानते हैं? जिनके साथ हमारे विचारधाराएं नहीं मिलती है। नहीं तो कोई हमारे साथ अगर बुरा व्यवहार करता है या हमारे बारे में बुरा सोचता है तो हमें वो अपने एनिमी की तरह लगता है। इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे कि आजकल के टीनेजर के बच्चे, उनका चिंताधारा और पेरेंट्स लोगों का चिंताधारा अलग है। उनको जो पेरेंट्स बोलते हैं उनको लगता है कि वो हमेशा हमें डांटते हैं, तो ये हमारे एनिमी है। उनको ऐसा लगता है। और सास बहू का रिश्ता तो ऐसा है, नए शुरुआत में उन दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। कभी सास अपनी बहू को एनिमी मानती है, कभी बहू अपने सास को एनिमी मानती है। उन दोनों को तालमेल में बहुत दिक्कत आती है। हस्बैंड वाइफ में भी अगर अच्छे से पट गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर उनका थिंकिंग मैच नहीं करता तो एक दूसरे के साथ एनिमी हो जाते हैं और एक अपने रिश्ता को संभाल नहीं पाते। इसीलिए डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। और कभी कभी हमारे नेबर्स भी हमारे साथ कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है, उनके साथ झगड़ा या कुछ भी मैटर को लेके उनके साथ डिस्प्यूट हो जाता है, वो हमारे एनिमी बन जाते हैं। फ्रेंड्स इतने अच्छे होते हैं, कभी कभी छोटी छोटी बातों में उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और उसको बड़ा कर लेते हैं। इतने अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन फिर भी वो अपना एनिमी बना लेते हैं एक दूसरे को। भाई भाई को लीजिए, वो अपने प्रॉपर्टी मैटर को लेके एक दूसरे को मुंह भी देखना नहीं पसंद करते।
अगर वो बात करेंगे और ये सभी मेरा पॉइंटर्स इस्तेमाल करेंगे तो हम ये सभी रिश्ते बचा सकते हैं। तो एनिमी के साथ हम कैसे डील करें? ऑलवेज बी न्यूट्रल विथ योर एनिमी। हमें हमारे एनिमी के साथ न्यूट्रल बिहेवियर करना है। इवन इफ इन थॉट्स, हम उनके बारे में कुछ ना बुरा, उनके साथ ना कुछ बुरा करेंगे, ना उनके बारे में कुछ बुरा सोचेंगे। हमें हमारे एक्सेप्ट योर एनिमी एज इट इज, वो जैसे हैं। हम तो किसी को चेंज नहीं कर सकते। वो जैसे ही हैं हमें उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। हमें उनके सामने एक वॉल की तरह खड़े होना है। जैसे एक लाइट वॉल के थ्रू पास नहीं कर सकता, वैसे ही वो जो भी हमारे साथ करे, अगर हम वॉल की तरह खड़े हो जाएं तो उनका कोई भी चीज हमारे अंदर नहीं आ सकता। और धीरे धीरे हम अगर उनको कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, तो उनका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा हमारे प्रति। वो धीरे धीरे हमारे एनिमी से हमारे दोस्त भी बन सकते हैं। तो हमें हमारे एनिमी को जैसे हैं उनको वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना है। देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ताली बजाने के लिए हमारे दोनों हाथों की जरूरत होती है। अगर हम एक हाथ ले ले तो ताली बज पाएगी? नहीं बज पाएगी। इसीलिए हमें वही करना है। अगर कोई हमारे साथ किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, हमारा और किसी का आर्ग्यूमेंट हो रहा है छोटे मैटर को लेके, अगर उस टाइम पे हम अगर चुप रह जाएंगे, साइलेंट रह जाएंगे, तो आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा नहीं। छोटी छोटी बातें बड़ा झगड़ा में नहीं कन्वर्ट होगा। तो उसको हमें अपने आप पे ही काम करना है। तो हम उस टाइम पे चुप रह जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे, तो ये झगड़ा बढ़ेगा नहीं। तो हमारा दूसरा रिलेशन है ब्लड रिलेशंस। ये ऐसा रिलेशन है वो जन्म से पहले डिसाइडेड होता है। हम किसी के घर में ही आएंगे, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, ये पहले से भी डिसाइडेड होता है। हमारे माता पिता या हमारे बच्चे या हमारे रिलेटिव्स, उन सभी के प्रति हमारा कुछ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। हमें उस ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना चाहिए। हमें उनको फिजिकली, फाइनेंशियली, मोरली सपोर्ट करना चाहिए। ये तो हमारा ड्यूटीज है। हमें इसमें इतना, ऑलवेज मेंटेन योर रिलेशंस। हमें हमारा रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना है। नो कंप्लीट अटैचमेंट और डिटैचमेंट। हमें इतना भी अटैच नहीं हो जाना है उनके साथ, ये मेरे बच्चे, मेरे मम्मी पापा, खाली मैं उनके लिए ही काम करूंगा, उनका ही ध्यान रखूंगा, मैं बाहर में किसी के पास मिलूंगा भी नहीं, बाहर किसी के लिए कुछ करूंगा भी नहीं। हमें इतना भी नहीं करना चाहिए। हमें जितनी उनकी आवश्यकता है, जरूरत है, हमें उनको उतना ही उनके लिए करना है। जैसे उनका फाइनेंशियल नीड है, बच्चों को पढ़ाना है, फाइनेंशियली हम उनको हेल्प करेंगे। पेरेंट्स लोगों को कभी कभी हमारा टाइम की जरूरत होती है, फिजिकली हमारा प्रेजेंस की जरूरत होती है। जब उनका ओल्ड एज हो जाता है, हमें उनको हमारा टाइम देना है उस टाइम पे। रिलेटिव्स को कभी कभी फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत होती है, नहीं तो हमें वहां पे जाके उनके लिए कुछ करना पड़ता है। हमें उतना ही करना है। ज्यादा उनके साथ हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी होते हैं कोई कोई लोग इतने सेल्फिश हो जाते हैं, वो कंप्लीट डिटैचमेंट हो मोड में रहते हैं। मैं क्यों करूं किसके लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए मैं क्यों करूं। वो अपने आप को डिटैच करके रखते हैं। मेरा पैसा क्यों मैं किसी को दूं। तो ऐसा भी, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको मेंटेन करके रखना चाहिए। दैट शुड बी बैलेंस। ना कंप्लीट अटैचमेंट होना चाहिए, ना कंप्लीट डिटैचमेंट होना चाहिए। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है, हमारे फैमिली नीड के पास कंप्लीट होने के बाद हमारे पास टाइम बचता है, पैसा बचता है, तो हमें वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में यूज करना चाहिए। वैसे हम करना चाहिए। खाली कंप्लीटली अपने फैमिली के अंदर ही सेंटर्ड होके नहीं रहना। ये है ब्लड रिलेशनशिप हमारा। और तीसरा है हमारा रिलेशनशिप में आता है फ्रेंड्स। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। अपना फ्रेंड्स हम खुद ही सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। कुछ ऐसे बातें होती हैं जो हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ हम आराम से वो बातें शेयर भी कर सकते हैं। और उनसे सोल्यूशन भी, हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी ले सकते हैं। हम अपने फ्रेंड्स के साथ जब होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। हम अपना वी शेयर आवर सरोज एंड हैप्पीनेस विथ आवर फ्रेंड्स। हम हमारे फ्रेंड्स के साथ अपना सब कुछ बांट सकते हैं, खुशियां भी, दुख भी, सब कुछ बांट सकते हैं। इतना खुश होते हैं ना हम जब हमारे फ्रेंड्स लोगों के साथ होते हैं, अपना सारा दुख अब हम सब भूल जाते हैं।
लाइफ में कितना भी दुख हो परेशानी हो, हम अपने दोस्तों के साथ हमेशा खुश रहते हैं। कभी कभी हम, अभी हम जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, तो कोई 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 हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमें उनको हमारे जबरदस्ती हम अपने फ्रेंड्स को अपने स्पिरिचुअलिटी में नहीं ला सकते। अगर उनको इंटरेस्ट हुआ, हमारे अंदर में कोई चेंजेस देखा उन्होंने और उनको अच्छा लगा, और उन्होंने हमको पूछा कि तुम्हारे अंदर, क्योंकि वो हमको बहुत अच्छे से जानते हैं हम कैसे थे, और हमारे बिहेवियर में अगर कोई चेंजेस भी आता है तो उनको पता चल जाएगा। अगर उनको पता चल जाता है और उनका इंटरेस्ट आता है कि तुम्हारे अंदर इतना चेंजेस कैसे आया, जैसे कि मैं बहुत गुस्सा करती थी, मेरे में बहुत एंगर इश्यूज था, लेकिन अभी मुझे सब पूछते हैं कि तुम्हारा एंगर कहाँ गया। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के आने के बाद, ध्यान करने के बाद, इतने सारे मतलब ज्ञान लेने के बाद, मैंने वेजिटेरियन होने के बाद मुझ में बहुत सारे चेंजेस आए। वो सभी देख के मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना चेंजेस कहाँ से आया। तब जाके मैं उनको अपना स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताती हूँ। इसीलिए हमें उनको तभी बोलना चाहिए, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी ओनली व्हेन दे आस्क। जब वो लोग पूछें तभी हमें उनको बताना चाहिए, जबरदस्ती हमें उनके ऊपर ये स्पिरिचुअलिटी थोपना नहीं चाहिए। ये हमारे फ्रेंड को हम ऐसे डील करेंगे। अभी हमारा था फोर्थ रिलेशन है स्पिरिचुअल मास्टर्स, आध्यात्मिक गुरु। डिस्कस ओनली स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स एंड नॉट पर्सनल प्रॉब्लम्स। हम क्या करते हैं, जब भी कोई ज्ञानी, हमारे आध्यात्मिक गुरु को हम देखते हैं, पहले हम जाके उनको इमिडिएटली अपना पर्सनल प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये फाइनेंशियली ये प्रॉब्लम है, मेरे सास के साथ नहीं पट रही है, मेरे बेटे ने मेरे साथ ये किया वो किया। हमें ये सभी बातें उनके साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्ञान का भंडार रहता है। जब भी वो हमारे पास आसानी से, हम उनके साथ हर रोज नहीं मिलते हैं, जब भी हमें उनको उनके पास जाने का मौका मिले, हमें उनके साथ, उनसे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल मैटर में डिस्कस करना चाहिए, और उनसे जितना हो सके उतना ज्ञान हम उनसे लेने की जरूरत है। पर्सनल मैटर्स हमें उनके साथ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए कोई गैदरिंग हो, फंक्शन हो, या कोई मैरिज इवेंट हो, या कोई भी स्पिरिचुअल इवेंट हो, तो अगर हम, हमारे गुरु स्पिरिचुअल मास्टर्स वहाँ पे होंगे, तो हमें सबसे पहले उनके पास जाना चाहिए और उनके साथ स्पिरिचुअल डिस्कशंस करना चाहिए। उसके बाद हमें हमारे फ्रेंड्स लोगों के पास जाना चाहिए और उनके साथ खूब एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद हमको हमारे रिलेटिव्स को पास जाके उनको हैंडल करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका जस्ट उल्टा करते हैं। कोई भी गैदरिंग हो, हम हमारे रिलेटिव्स के साथ ही लगे रहते हैं, और इतने में ही सारा समय चला जाता है। उनके पास इतने ज्ञान है, जो जितना समय मिल सके हमें अपने स्पिरिचुअल गुरुओं से उतना ज्ञान लेना चाहिए। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ये सभी रिलेशनशिप को हमारे टूटने से बचाने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए हमारे पास 5 पॉइंटर्स हैं। हम कैसे अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं 5 पॉइंटर्स ऑफ रिलेशनशिप। कंटिन्यूअस लव और यूनिवर्सल लव। वी शुड हैव लव फॉर एवरीवन। हमारे अंदर सभी के प्रति प्रेम होना चाहिए। वी शुड नॉट हैव एनी नेगेटिव इमोशन फॉर एनीबडी इनसाइड अस। हमारे अंदर किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव विचारधारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज नेगेटिव इमोशन लाइक जेलसी, एंगर एक्सेट्रा बॉर्न्स आवर ओन हेल्थ। हमारे अंदर अगर किसी के प्रति ये नेगेटिव विचार आ जाते हैं, तो वो हमारा हेल्थ ही खराब करते हैं, क्योंकि ये सभी विचारधारा हमारे अंदर डिजीज के रूप में हमें मिलता है वापस, हमें इसको भोगना पड़ता है। तो हमें जितना हो सके किसी के प्रति अपने अंदर नेगेटिव इमोशन रखना नहीं चाहिए। कंटिन्यूअस लव, अनकंडीशनल लव। इधर इधर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी हस्बैंड वाइफ में। आजकल जो इतने डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। अगर हम अनकंडीशनल लव, किसी के लिए हमारे अंदर अनकंडीशनल लव है, कि हम अगर उसको इतना प्यार करें, इन रिटर्न उससे कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना रखें, कि मैं इसको इतना प्यार कर रही हूँ और उसको उसके बदले में मुझे उससे ये चाहिए। कोई भी शर्त कंडीशन नहीं होना चाहिए हमारे रिश्ते में। जैसे कि अगर वाइफ बोलेगी कि मुझे एक डायमंड नेकलेस चाहिए, अगर तुम डायमंड नेकलेस नहीं दोगे हस्बैंड को, तो मैं आपसे प्यार नहीं करूंगी, ऐसा वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए।
तो इट शुड बी कंटिन्यूअस। और ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमारे साथ जो जैसा व्यवहार करता है हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर कोई हमारे साथ हंस के प्यार से बात करता है तो हम उसके साथ हंस के बात करते हैं। लेकिन अगर कोई गुस्से से और जिस टोन में हमारे साथ बात करना बुरा व्यवहार करता है हम भी इमिडिएटली उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। बाहर तक तो ठीक है किसी को कुछ बोल दिया, लेकिन उसके लिए हम अपने अंदर कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ईगो नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से वो उसका तो कुछ खराब नहीं होगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारे अंदर वही सभी नेगेटिव इमोशंस रह के हमको ये डिजीज के रूप में हमको मिलेगा। ये जो हमारे अंदर के डिजीजेस आते हैं वो बिकॉज हमारे पास ये नेगेटिव इमोशंस किसी ना किसी के लिए हमारे अंदर है। जैसे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों बुरा किया, तो हमारे अंदर एक क्रोध, अंगर रहता है किसी के लिए, ईगो रहता है, और हम वो दूसरों को देख के जेलसी हो जाते, वो सभी हमारे अंदर हम कैरी करते रहते। वो नहीं रखना है हमको। ऐसा करने से हम हमारा ही नुकसान है। और हम ईच एंड एवरीबडी को हमारे अंदर खाली प्यार की भावना होना चाहिए, क्योंकि सभी के अंदर सेम कॉन्शियसनेस है। ईच एंड एवरी एटम्स, हम इस अर्थ के ईच एंड एवरी एटम को हमें प्यार करना चाहिए, प्यार की भावना रहनी चाहिए हमारे अंदर। तो अभी दूसरा हमारा एग्जाम पॉइंटर्स के पास चलते हैं, वो है बियरिंग और पेशेंस। व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग ए पर्सन बट ही इज डूइंग बैड बिहेवियर विथ यू, then for some days we have to bear him silently. Sometimes this happens to test our patience, so be silent and increase your patience. कभी कभी ऐसा होता है कि हमने उसके जो पर्सन जैसा है हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करता है हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज, लेकिन उसका व्यवहार उसको इतना सारा ढेर सारा अनकंडीशनल लव, कंटिन्यूअस लव, यूनिवर्सल लव दिया, लेकिन उसके बाद भी उसका व्यवहार हमारे पर प्रति वैसा का वैसा ही रहता है, बुरा रहता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कभी कभी ऐसा क्यों हमारे साथ होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्स हमारा पेशेंस को इंक्रीज करना चाहता है या पेशेंस टेस्ट करना चाहता है। इसी के वजह से हमारे लाइफ में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हमको इतना इरिटेट करते हैं आप उसको छोड़ भी नहीं सकते और अपना भी नहीं सकते। ऐसे कंडीशन में हमें कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाना है और उनको बियर करना है पेशेंटली। धीरे धीरे एक टाइम आएगा, कुछ समय के बाद वो लोग जरूर चेंज हो जाएंगे। जब आपके अंदर इतना पेशेंस इंक्रीज हो जाएगा तो आप उनको संभाल भी सकते हैं और वो उनका बिहेवियर भी आपके प्रति चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है उस समय, अगर अगर देख लीजिए दोनों में झगड़ा हो रहा है, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ वो कुछ बोल रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ वो कुछ बोल रहा है, ऐसे करते करते वो छोटा सा मैटर भी बड़ा हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर मैं साइलेंट हो जाऊं और उनको उसको जो बोलना है उसको बोलने दूं, और ना मैं उसको कुछ बोलूं ना अंदर कुछ लूं, साइलेंट होके अपना पेशेंस बढ़ाऊं, तो उस टाइम पे वो एक एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, वो धीरे 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 वो उसका बोलना बंद कर देगा, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने खुद को साइलेंट करके पेशेंस बढ़ा। जैसे हस्बैंड वाइफ में कभी कभी छोटे छोटे मैटर को झगड़ा हो जाता है, तो वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं फॉर सम टाइम। वो अपने आप उनका वो गुस्सा अंगर अपने आप ही वो कहीं गायब हो जाता है। फिर 1-2 दिन के बाद वो ऐसे फिर से हंसी खुशी बात करते हैं, फिर से घूमने जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने साइलेंस होके पेशेंस के साथ उसको हैंडल किया। अगर वो उसी टाइम पे अगर वो, क्योंकि जब भी हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो हम इतना कुछ बुरा भला बोल देते हैं जो बाद में जाके हमें खुद ही पछताना पड़ता है कि मैंने गुस्से में इसको इतना बोल दिया, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था। खुद ही को ही बुरा लगता है। तो जब भी हमें गुस्सा आए, एंगर हो, तो उस टाइम पे हमें साइलेंस हो जाना चाहिए। वही एक सोल्यूशन है हमारे। जैसे कि इसमें ले लीजिए अरेंज मैरिज जब भी होता है, क्या एग्जाम्पल है, न्यूली कपल्स को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों का विचारधाराएं, दोनों का आदतें सेम नहीं होता। एक दूसरे को जानने में, पहचानने में, उनके आदतें अपनाने में टाइम लगता है। इसीलिए वो अगर पेशेंस के साथ हैंडल करेंगे तो उनका रिश्ता मजबूत होगा और बहुत ही फुला फला रहेगा। जैसे सास बहू में, पहले नए नए जब बहू आती है तो सास को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, उसको इन्फीरियरिटी रहता है कि बहू आ गई मेरा पोजीशन ले जाएगी, मेरे बेटे को मुझसे छीन के ले जाएगी। ये हमेशा हर सास के मन में रहता है, मेरे बेटे को तो ये लेके ही जाएगी। तो ऐसा वाला फीलिंग्स वो धीरे धीरे, और बहू को भी बहुत हैंडल करना पड़ता है।
कभी कभी उल्टा होता है, बहू भी सास भी परेशान होते हैं आजकल के चक्कर में। दोनों का रिश्ता ही ऐसा है। लेकिन अगर वो एक दूसरे को टाइम दे और पेशेंस के साथ इंतजार करे तो उनका रिश्ता भी बहुत अच्छे से सुधर सकता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंटर के पास चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है कन्वेइंग। अगर कंडीशनल यूनिवर्सल लव देने के बाद, बियरिंग करने के बाद भी हमारा रिश्ता नहीं बनता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम उनको कन्वे करना चाहिए कि पेशेंस डज नॉट वर्क टू improve relationship. We should talk to the person to convince him for maintaining harmonious relationship. हमारे पास अगर हम दोनों सब कुछ ट्राई कर लिए, नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? फेस टू फेस उनके साथ बात करना जरूरी है। कभी कभी लोग गुस्से में एक दूसरे को, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन अगर हम उसको बैठा के समझा देते तो इजीली हमारा मैटर सॉल्व हो जाता, वही ही काम हो जाता। लेकिन वो जैसे हम कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो वो रिश्ता और भी डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करने के लिए। इसके लिए हमें, देर आर 4 ways ऑफ कन्वेइंग। हमें कन्वे करने के लिए 4 वेज हैं। सौम्य, दान, भेद, दंडोपाय। सौम्य क्या है? ट्राई टू कन्विंस हिम इन ए काम एंड पीसफुल मैनर। हमें उसको बहुत ही प्यार से, कामली, पीसफुली बैठा के समझाना है कि तुम जो ऐसा मेरे साथ बिहेव कर रहे हो, वो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपना बिहेवियर सुधारो, ताकि हम दोनों मिलके एक हार्मोनियस रिलेशनशिप कंटिन्यू करें। तो उसको प्यार से, बहुत ही पीसफुली, झगड़ा करके, रूड वार्ड में ऐसा नहीं कर सकते, उसको बहुत ही प्यार से समझाना पड़ेगा। उसको हम इसको प्यार से समझाएंगे। उसके बाद हम, अगर सौम्य से नहीं, बात नहीं बनता, तो फिर हम दान के पास जाएंगे। ट्राई टू गो टू द रूट कॉज ऑफ हिज बिहेवियर, वट एवर इज इज रिक्वायरमेंट गिव हिम। कभी कभी हमसे कुछ ऐसी बातें, गलती हो जाती है कि वो दूसरा, जो हमारा दूसरा व्यक्ति है, उसको बहुत बुरा लगता है। तो उसको कौन से मैटर में बुरा लगा है, हमें वो रूट कॉज फाइंड आउट करने की जरूरत है। अगर वो हमें पता चल गया तो हम वहीं से ही उसको बंद कर सकते हैं, वहीं से ही उसको सुधार देंगे, तो वो बढ़ेगा नहीं और उसको बुरा लगेगा नहीं। अगर किसी को पसंद नहीं, कहीं पे उसकी हस्बैंड वाइफ के केस में लेकर, वाइफ, हस्बैंड को पसंद नहीं उसकी वाइफ गाना गाए या डांस करे, अगर वो करे जा रही है और उसको हस्बैंड, वो तो डायरेक्टली बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली उनका झगड़ा चालू हो रहा है, तो अगर उसको पता चल जाए कि अरे मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं, मुझे ये नहीं करना है, तो उनका रूट कॉज पता चल गया, तो वो उसको अगर बंद कर देगी तो उसका झगड़ा होगा ही नहीं और उनका रिलेशनशिप सुधर जाएगा। कभी कभी कोई कोई हमारे लिए, हमसे कुछ चाहते हैं, अगर हम वो चीज उनको दे देते हैं तो हमारा रिश्ता उनके साथ सुधर जाता है। अभी हम नेक्स्ट, थर्ड वेज को जाएंगे, भेद। ए लिटिल पनिशमेंट इज टू बी गिवन बाय नॉट टॉकिंग टू हिम फॉर सम टाइम और डेज। कीप हिम लिटिल बिट अवे फ्रॉम यू। अगर अभी सौम्य, उसके साथ प्यार से बात करने के बाद भी, उसको जो चाहिए वो देने के बाद भी हमारा, उसका बिहेवियर ऐसा ही रहा, तो हम क्या करेंगे? उसको थोड़ा सा पनिश करेंगे। उसके साथ थोड़े टाइम के लिए या थोड़े डेज के लिए उसको बात नहीं करेंगे और उसको अपने आप से थोड़े टाइम के लिए दूर रखेंगे। हमारा फोर्थ वे है दंडोपाय। इफ सिचुएशन इज सेम इवन आफ्टर लिटिल पनिशमेंट, देन नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मेथड इज स्कोल्डिंग। अगर ये सभी करने के बाद भी उसका ये व्यवहार नहीं सुधरता है, तो हमें उसको हार्श वर्ड में इस्तेमाल करना है उसके साथ, और उसको थोड़ा सा डांट के समझाना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी, टीनेजर्स का एग्जांपल विथ पेरेंट्स। टीनेजर्स, जब भी टीनेजर्स में पेरेंट्स को टीनेजर को हैंडल करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उस टाइम पे वो उनका थिंकिंग और पेरेंट्स का थिंकिंग में बहुत गैप आ जाता है। वो पेरेंट्स लोगों को अपना दुश्मन ही मान लेते हैं। इन दैट केस, अगर ऐसा बहुत ही बिहेवियरल में चेंजेस आता है। अगर हम सौम्य एक टीनेजर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमको उसको बैठ के प्यार से समझाना पड़ेगा, कामली, पीसफुली। पेरेंट्स को उस टाइम पे गुस्सा नहीं करना है, अंगर नहीं करना है, उनको स्कोल्डिंग नहीं करना है, उनको प्यार से समझाएंगे अच्छे से बिहेव करने के लिए। वो मान जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, दान। ट्राई टू गो टू रूट कॉज ऑफ हिज बिहेवियर। हम उसको, ये जो बिहेव कर रहा है हमारे साथ बुरा, उसका कारण जानने के कोशिश करेंगे। क्या हमने कुछ उसका बुरा भला बोल दिया है, क्या उसको दिल पे लग गया है, वो जान के हम उसको सुधारेंगे। नहीं तो, अगर आजकल तो बच्चों को अपने पढ़ाई के लिए लैपटॉप्स, मोबाइल्स, ये सभी चाहिए होती है। अगर हम उनको पढ़ाई के लिए वो चाहिए है
और हम देने के हालत में हैं, हम फाइनेंशियली उनको दे सकते हैं, तो हम उसको वो चीज़ दे देंगे ताकि वो पढ़ाई में अपना ये सभी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको जो रिक्वायरमेंट है हम उनको दे देंगे, तभी जाके उनका बिहेवियर चेंज होगा। अगर ये सब करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो उनका बिहेवियर में जैसा का तैसा रह रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनको पनिश करेंगे, हम उनके साथ थोड़े टाइम के लिए बात नहीं करेंगे, हम अपने आप को उनसे दूर कर देंगे। तो ऐसा करने से उनको फील होता है ना, मैंने कुछ गलती किया है इसलिए मेरे पेरेंट्स मुझसे बात नहीं करता है, तो अब उनको अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो भी अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर कोई गलत संगत में पड़ गया है कोई बच्चा, उनके फ्रेंड सर्कल के वजह से उसका ऐसा बिहेवियर है, तो हमें उसको समझाना चाहिए। क्योंकि अभी कैसे करेंगे उसको, जरूरत पड़ी तो हम उसको गुस्सा भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो थप्पड़ मार के भी समझाएंगे, क्योंकि हमको उसको तो हम गलत रास्ते में जाने तो दे नहीं सकते। और उनको बताएंगे कि बुरी संगत से अब को छोड़ के अच्छे संगत में आए और पढ़ाई पे ध्यान दे। तो ये ऐसे करके हम उसको अपने सही रास्ते पे ला सकते हैं। तो ये था कन्वेइंग। हम नेक्स्ट पॉइंटर के पास चलते हैं। नहीं, अगर हम ये सभी 4 वेज को इस्तेमाल करने के बाद एक यौगिक वे है, इफ ऑल द 4 मेथड फेल्स देन द वैगिक वे इज अप्लाइड टू हेल्प द पर्सन। We should make a red energy ball of these emotions like anger, jealousy, and throw it in nature, saying that I am okay, he is ignorant. ये यौगिक वे क्या होता है? अगर हमने सौम्य, दान, वेद, दंडों पे सभी अप्लाई कर लिया, लेकिन वो इंसान है कि सुधरना नहीं चाहता, या उसका बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम यौगिक वे अप्लाई करेंगे। ये हमें मान के चलना है कि जो इमोशंस, फीलिंग्स, हम नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग हम उस इंसान के लिए फील कर रहे हैं, वो एक्चुअली उसके इमोशंस है, वो हमारे इमोशंस नहीं है। और हम ये इन इन दिस केस हम उसको ये इमोशंस वापस, ये उसका नेगेटिव इमोशन उसके वापस भी नहीं कर सकते और अपने अंदर भी नहीं ले सकते। क्योंकि अगर हम अपने नेगेटिव इमोशन अपने अंदर लेंगे, तो वो हमारे शरीर में डिजीज के रूप में हमें ही भोगना पड़ेगा। तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे? तो वो सभी जो नेगेटिव इमोशंस है, अंगर, ईगो, ये सभी है जो ईर्ष्या, द्वेष, उसका एक रेड एनर्जी बॉल बनाएंगे, इमेजिनरी एक रेड एनर्जी बॉल बना के उसको हम नेचर में थ्रो करेंगे, और उसको बोलेंगे कि मैं ठीक हूँ, और ये जिसका ये इमोशंस है वो अभी नासमझ है, और नेचर विल टेक केयर ऑफ इट। तो इसके हिसाब से आपने अपने अंदर से सारे वो नेगेटिव एनर्जी निकाल दिए, तो आपका वो नेगेटिव एनर्जी इमोशंस आपको भी परेशान नहीं करेगा, आपको भी, और आपके अंदर से वो चला गया। अभी उस ये नेचर का काम है, नेचर विल हैंडल। अभी हमारा फोर्थ पॉइंटर है सपोर्ट। गिव हिम ए सपोर्टिंग हैंड लाइक हीलिंग टू गेट हिम आउट ऑफ हिज क्रिटिकल सिचुएशन। अभी अगर हम ये सभी करने के फास्ट कंटिन्यूस लव दे दिया, हमने बियर कर लिया, हमने कन्वे कर लिया, उसके बाद भी हमारे वो इंसान में कोई परिवर्तन नहीं, वो जो जैसा का तैसा है, तो हम क्या करेंगे? हम उनको सपोर्ट करेंगे। कैसे सपोर्ट करेंगे? अगर उनको फाइनेंशियली कोई रिक्वायरमेंट है और हम फाइनेंशियली उनको हेल्प कर सकते हैं, तो हम उनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, या फिजिकली उनको कोई हेल्प की जरूरत है, तो हम जाके उनको फिजिकली हेल्प करेंगे। नहीं तो अगर कोई उनको बहुत इलनेस है, वो हॉस्पिटलाइज है, क्रिटिकली इल है, तो हम उनका जाके सेवा करेंगे, हॉस्पिटल में उनका देखभाल करेंगे। इतना सभी करने के बाद उनका हृदय में जरूरत जरूर परिवर्तन होगा, और वो अपना रिश्ता हमारे साथ सुधारेंगे। जैसे कि सास बहू के रिश्ते में अगर जितना भी खिटपिट हो, जितना भी कुछ हो, जब सास बीमार पड़ती है, तो बहू जाके उनका बहुत देखभाल करती है, सपोर्ट करती है, उनको हील करती है, तब उनका रिश्ता निखर के आता है, वो अलग हो जाता है, वो माँ बेट सास बहू से माँ बेटी हो जाते हैं। तो हमें सपोर्ट करना ही है। और फिफ्थ पॉइंटर है हमारा कैरी। इफ सपोर्ट ऑल्सो फेल्स टू हैंडल द पर्सन, देन वी मस्ट कैरी हिम। वी कैनॉट कॉट एनी वन, एनीवन वी कैनॉट, मतलब अगर हम किसी को, अगर सपोर्ट भी काम नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे? हम उनको कैरी करेंगे। हम किसी को अपने से काट नहीं सकते। अगर हमने किसी को अपने से काटने की कोशिश किया, तो हम भगवान नहीं बन सकते, वी कैनॉट बिकेम गॉड, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज अटैच्ड। क्योंकि सब कॉन्शियसनेस है यहाँ पर, हम भी कॉन्शियसनेस है, वो भी कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस सबके अंदर है। तो अगर हमें, वी हैव टू कैरी देम फॉर आवर कंप्लीशन, अगर हम अपना कंप्लीशन करना चाहते हैं,
हमारे कंप्लीशन के लिए हमें उनको कैरी करना पड़ेगा। वी मस्ट कीप आवर डोर्स ऑलवेज ओपन। हमें सबके लिए अपना डोर, अपना घर का दरवाजा खोल के रखना पड़ेगा। हम किसी के लिए भी, वो चाहे हमारे एनिमी हो या हम उसको एनिमी मानते हो, किसी के साथ हमारा अच्छा पड़ता नहीं, लेकिन हम सभी को घर का उनके सबके लिए हमारे घर का दरवाजा ओपन रखना है हमको। हम कैसे करेंगे ये सभी? इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हर इंसान के पास कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज होते हैं, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज होते हैं। अगर हम उस इंसान, हमारे लाइफ में इतने सारे जो आते हैं, कब कोई कोई जिनको हमें पसंद नहीं है लेकिन वो हमारे लाइफ में आते हैं, तो उनसे हमें क्या लेना है? क्योंकि हर इंसान के पास पॉजिटिव क्वालिटीज होते हैं, नेगेटिव क्वालिटीज होते हैं। अगर उनका पॉजिटिव क्वालिटी हम अपने अंदर ले लें और उनका जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो हम अपने अंदर से निकाल के बाहर कर लें, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ से चला जाए। तो वो इधर चला जाएगा, नहीं तो उसका बिहेवियर हमारे प्रति चेंज हो जाएगा, वो हमसे अच्छे से बिहेव करेगा। तो ये सभी पॉइंटर्स इस्तेमाल करके हम अपने रिलेशनशिप को टूटने से बचा सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मधुलिन जी। सबसे पहले मेरी गलती हुई, मैंने कहा आप बैंगलोर में रहती हैं मधुलिन जी, और हमारे साथ बहुत अब 2 साल या 1.5 साल हो गए तब से जुड़ी हुई हैं। और आज का सेशन आपने एग्जाम्पल सहित और अपने जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, यानी कि आपने जो भोगा है, जो एक्सपीरियंस किया है, और जो पढ़ा है समझा है, उसको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से हमें समझाया। तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और किसी के और प्रश्न हो या आपने कुछ नई बात इसमें ऐड करनी हो, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके जरूर मधुलिन जी से आप प्रश्न पूछ सकते हैं या उनको धन्यवाद दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे से पीपीटी बनाई आपने और एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे थे। थैंक यू मैम। रिलेशनशिप वैसे ही सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और हर बार जब हम सुनते हैं तब नई चीजें, एक किस्म से नई चीजें हिट होती है। आज मुझे जो लगा वो रेड बॉल वाली जो चीज है, मैंने 2 दिन पहले ही की थी, पर इस टॉपिक में मतलब आएगा, ये सुनकर ही मुझे बहुत मतलब एक किस्म से सिंक्रोनिसिटी या कोइंसिडेंस लगा। आपने भी वो बात कही। अ, तो कोई और अनम्यूट करे प्लीज और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो रेनू रेनू जी आई हैं आज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। कैसा थैंक लगा? यू। कहाँ थैंक से? यू मधुलिन मिश्रा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ, तो आरती जी, पद्मा जी, सभी जो मास्टर्स जुड़े हुए हैं, पल्लवी मैम, अन्नपूर्णा जी, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। थैंक यू मैम। मधुलिन मैम, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। ये चीजें, ये वाली मतलब रिलेशनशिप का ना बार बार होना ही चाहिए। हर 6 महीने में रिमाइंडर मिलता है, क्योंकि हमको इन चीजों से जूझना पड़ता है ना डे टू डे। क्योंकि हम भी डे टू डे में हम बदल रहे हैं, मालूम है, नॉलेज सब ऐसे है, फिर भी उलझते जाते हैं। जैसे मैम ने कहा, अनुराधा मैम ने, मुझे भी वो रेड बॉल कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ आपके मुंह से सुन के। बहुत ज्यादा क्लियरिटी आई। उसमें था ना, थैंक यू, नेचर को बोलो थैंक यू, एंड ही इज इग्नोरेंट और नेचर विल टेक केयर ऑफ इट। मतलब प्रैक्टिकली आपने जो बोला ना, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू मैम, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मधुलिन मैम, बहुत अच्छा समझाया, अपने रोज की लाइफ में बहुत काम आएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। मुझे ये पूछना था मैम कि कोई कोई हमारे जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जो कि
कभी सुधरते ही नहीं है, हमारे बस एनिमीज की तरह ही बने रहते हैं। तो हम क्या करें उनका, कभी भी नहीं चेंज होते वो। नहीं मैम, हम किसी को कुछ चेंज नहीं कर सकते। नहीं, चेंज तो नहीं कर सकते, बट यह है कि वो उससे हमारी लाइफ भी हेल हो रही होती है। यस मैम। हम क्या कर सकते हैं, जो आप योगिक वे में जो आप रेड एनर्जी बल्ब बना के अपना सारा इमोशन नेचर को दे सकते हैं, वो एक कर सकते हैं आप। और आप किसी को काट तो नहीं सकते, सब आपको कैरी करना ही है। तो आप ये यौगिक वे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना सारा इमोशन अब अगर आप निकाल के नेचर को देंगे, आप हल्का फील करेंगे। ओके। एक बार आप ट्राई करके देखिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और मेडिटेशन के बाद ये योगिक बॉल वाला करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और बार बार, जितना मैंने समझा है, उसे बार बार भी करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शायद एक बार में हम नहीं समझ पाते। जैसे हम मेडिटेशन रोज करते हैं, उसी तरह हफ्ते में या हर हफ्ते को अगर करके हम रिलीज करें, तब ये यौगिक बॉल वाला, अगर मतलब बहुत डीप रूटेड हमारे कुछ इमोशंस हैं, तो एक बार में ऐसा नहीं है कि एक बार में कर लिया तो वो हो जाता है। ऑनियन रिंग की तरह पहले कुछ हमें फील होगा, कुछ बॉडी में फील होगा कि कुछ रिलीज हुआ, फिर कभी कभी इमोशंस में फील होता है कि हम रोने लगते हैं जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं। कभी कभी कुछ और, मतलब ऐसे जैसे शोल्डर से कुछ वेट चला गया, कुछ ऐसा भी आपको लगेगा। मतलब हर एक का अलग अलग होता है, लेकिन मेरे उसमें अगर डीप रूटेड कुछ हमारे अंदर है, तो तब हमें बार बार इसे करना चाहिए, या किसी अंतराल में करने से अच्छा रहता है। यस मैम। थैंक यू आरती जी। और एक चीज मैम, आप उनको माफ कर दीजिए। वो हाँ। फर्स्ट थिंग है, फॉरगिव देम। हाँ। उससे ही आपका आधा ये चला जाएगा। मैंने किया है मैम, आप उनको माफ कर दीजिए। हम्म, उससे ही आप देखिए कितना रिलैक्स फील करेंगे। जी। जी एक्सक्यूज मी अनुकूल। मैम। यस यस प्लीज। बस उन्होंने क्वेश्चन किया तो लगा, ये जैसे मधुलिन ने मैडम मैडम ने बोला माफ कर दो, है ना? वो एक वे है ही, उससे होता ही है। और उसका अदर वे रो है कि उनसे माफी मांगना भी है। यस यस। क्षमा कर दो, क्षमा कर। जाके माफी मांगना नहीं है, मुंह से तो हम मांग नहीं सकते, है ना? तो रोज उसको, इसको क्षमा साधना बोलते हैं। हम हमारे वजह से कभी उनको दुख हुआ है, चाहे इस जन्म में हो या कोई और जन्म में हो या कुछ भी हो, प्रकृति से और उनसे बार बार माफी मांगते रहे जब तक, क्योंकि ये साधना है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन में वो होगा। क्षमा करते 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 वो अंदर से चेंज होगा। एक्सपेक्ट नहीं करे वो चेंज होगा, हम तो चेंज होंगे ना। हमारे अंदर जो उसके लिए प्रति है, एक तो माफ कर देने से आधा लिक्विड हो जाता है, मतलब गल जाता है, और आधा माफी मांगने से हमारे अंदर चेंज आ जाएगी, उसके प्रति प्रेम निकलेगा, क्योंकि वो हमें कुछ सिखाने आया है। उसका भी उद्देश्य है, सामने वाला ऐसा कर रहा है मतलब मेरे को ही क्यों कर रहा है, वो मेरे लिए में वो क्यों कर रहा है, कुछ तो प्रकृति चाहती है मेरे अंदर चेंजेस लाए। तो ये भी प्रैक्टिकली करने से धीरे धीरे एक्सेप्टेंस भी तो करना चाहिए। हमको ये सोचे कि भाई इंस्टेंट नूडल जैसे तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे माफी करो, माफी मांगो, माफी करो, माफी मांगो, धीरे धीरे हम बदल जाएंगे उसके प्रति। तो वो भी काम आता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मैम। इसमें एक बात बताना चाहूंगी, आपने जो बोला सच बात है। क्योंकि हमें पता नहीं हमारे पूर्व जन्म में हमने क्या किया है किसी के साथ। तो अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता है, तो आप सोचिए कि आपने उनके साथ पिछले जन्म में क्या क्या किया होगा। वो भी एक पॉइंट है। तो वो तो हमें नहीं पता। हम खाली इस जन्म की बात देख रहे हैं कि हमारे साथ वो कर रहा है। लेकिन अगर हम उसको वो सोचे अदर वे में कि हमने पिछले जन्म में उसको कितना परेशान किया होगा, तो इसीलिए हमें ये जन्म में ये ऐसा कर रहा है, वो एक है। और हमारा सोल यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के लिए आया है।
हमारे पास जितने भी टाइप के रिलेशनशिप है, हम हर टाइप के रिलेशनशिप से वो एक्सपीरियंसेस लेता है। तो कभी सभी तो अच्छे अनुभव तो नहीं लेगा, वो मिला जुला रहेगा, कभी हंसी कभी दुख, कभी अच्छा कभी बुरा। तो हर टाइप का, जैसे हम एक टाइप का खाना खाएंगे तो हमेशा हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें हर टाइप का चीज हमको ट्राई करना है। कभी खट्टा कभी मीठा, कभी तीखा कभी साधा। तो इसी टाइप का हमारे साथ इतने टाइप के रिलेशनशिप हमारे साथ इसीलिए रहते हैं, ताकि हम उनसे एक्सपीरियंसेस ले सके। जी मधुलिन, आप जितना शेयरिंग कर रहे हैं उतना ये टॉपिक निखर के आ रहा है और हमारे सामने आ रहा है। अन्नपूर्णा जी की भी बात सही है कि ये वाला टॉपिक चाहे हम हर 6 महीने में खुद ही रिपीट करें तो बढ़िया रहेगा। और जो आखिरी बात थी, जी पल्लवी मैम प्लीज। जी मैम, जैसे मधुलिन जी ने कहा कि हमारे हम अपने साथ दूसरों के रिलेशन के बारे में उन्होंने बताया। तो कभी हम देखते हैं कि हमारे साथ जो है, हम है हमारे साथ 4 लोग और हैं, कभी भाई बहन कभी 2 फ्रेंड्स। तो वो दोनों के बीच में अगर क्लेश हो तो उसको हम उसके लिए हम क्या कर सकेंगे? कभी ऐसा लगता है कि ये दोनों में ये सही है ये गलत है, लेकिन वो दोनों ही अपने अपने चीज में अड़े रहते हैं कि हम लोग ना हम माफी मांगे ना सॉरी बोले ना हम कुछ करें। लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग भी साथ में रहे और खुश रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम यूनिवर्स को रेड बॉल दे सकते हैं कि वो दोनों को मिला दे? क्या वो काम दे सकता है? मैम, इसके लिए मैं बोलूंगी टाइम। टाइम सब कुछ ठीक करता है। समय का अच्छा। इंतजार करना जरूरी है। वो जो अभी फाइट कर रहे हैं, एक टाइम आएगा एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाएंगे, ऐसा मैंने देखा है। तो हाँ वही आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा, वेट और कीजिए, वो आएगा दिन जरूर। प्रे आप हम प्रे कर सकते हैं प्रे कि कर वो। सकते हैं, आप उनके लिए प्रे कर सके, वो समय जल्दी आए। जी हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और इसमें ये जो आखिरी वाला पॉइंटर बताया आपने मधुलिन जी, वो भी काम आएगा कि हमारे बीच जो लोग हैं उनको कैरिंग, यानी कि हम उस स्थिति में परिस्थिति में तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन उनमें कौन से गुण हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं वो हमको इफेक्ट कर रहे, पर उस जो भी मतभेद है उससे हम मतलब इफेक्ट तो हो रहे हैं ना, क्योंकि आपने बोला कि आपको लगता है वो लोग ठीक से रहें, तो हमारे करीब ही हैं वो लोग, और रिलेशनशिप में भी हैं। तो हमें अगर जो जो मधुल्य ने बोला वो सही बात है, वक्त प्रे भी कर सकते हैं जैसे आपने बोला। और इसमें से मैं क्या सीख रही हूँ, यानी कि इन रिलेशनशिप में से या जो भी परिस्थिति है दोनों लोगों में से, उनके गुणों को मैं अपना लूं, और जो उनकी नेगेटिव जो आखिरी वाली पॉइंटर थी वो उसमें थोड़ा सा देखने का है। अगर टैली होता है अपने आपके जीवन में, वो मतलब मेल खाता है, रेजोनेट होता है जिसे कहते हैं, तो तब उसमें भी थोड़ा बहुत हम विश्लेषण कर सकते हैं, आत्मविश्लेषण। बाकी प्रेयर और समय के साथ तो घाव भरते ही हैं, वो मधुलिन जी ने सही कहा। यस मैम, क्योंकि जब भी हम झगड़ा करते हैं उस टाइम पे इतना टेंशन रहता है माहौल, लेकिन धीरे धीरे समय के बढ़ते ही वो मैटर ठंडा हो जाता है। जैसे कि आप कपुल्स का फाइटिंग ले लीजिए, इतना जोर से झड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, घर के मेंबर्स टेंशन हो जाते हैं, लेकिन वो लोग चुप हो जाएंगे, एक दो दिन के बाद उनका मैटर गायब, गुस्सा गायब, और एक दोनों दोनों मिलके जाके आइसक्रीम खा के आएंगे। वो घर वाले बेचारे सोचते होंगे आज आज तो इनका डिवोर्स हो ही जाएगा, लेकिन देखेंगे 2 दिन के बाद वो आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ऐसा होता है, टाइम सबको ठीक करता है मैम, हील करता है। जी हाँ, जी हाँ, वो समय का हमें हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी थैंक यू। जी। और इसमें एक और बात भी समझ सकते हैं कि वो आपस में सीख रहे हैं ना कुछ, या समझ रहे हैं, तो उनको पूरा टाइम देना, स्पेस देना जो कहते हैं, वो भी आवश्यक है। तो आज के सत्र के लिए मधुलिन जी फिर से धन्यवाद, और हमारे गुरुओं के लिए जिन्होंने हमें ऐसे एक माहौल दिया है कि हम कोई भी जो टॉपिक होता है उसे बार बार रिपीट करते हैं, सुनते हैं, मतलब एक किस्म से। जी पद्मा जी। मधुली को थैंक्स कहना था, बहुत अच्छे तरह से टॉपिक को समझाया, रिप्रेजेंट भी किया विथ एग्जांपल्स। थैंक रियली मधुली, बहुत अच्छा लगा आज आपसे ये सुन के ये टॉपिक।
बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू, ये सब आपकी देन है। आप मेरी पहली नहीं गुरु हैं। नहीं, गुरुओं की देन है। ज्ञान तो गुरु है, गुरुओं की देन है। बहुत अच्छा लगा आज तुमने जैसे जैसे टॉपिक को रिप्रेजेंट किया, बहुत ही अच्छा। स्लोली दिल मतलब। से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक सभी यू के मैम। दिल से धन्यवाद। मधुलिन, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। और हमारे गुरुओं को धन्यवाद जिन्होंने हमें साथ में ले आए। पत्री जी, डॉक्टर जी के, डॉक्टर जी के सभी 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 को गुरु हृदय टीचर्स से का कोटि कोटि नमन। सभी को नमन। धन्यवाद धन्यवाद। मधुलिन, आपको ही एंड मीटिंग फॉर ऑल करना पड़ेगा। आप होस्ट हो गई हैं इस मीटिंग की, तो ओके मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, एंड मीटिंग फॉर ऑल वाला पे क्लिक यस कीजिए। मैम, थैंक यू।